बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। आर्टिकल 370 बर्खास्त होने के बाद मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर की पार्टियों का पहला राब्ता। मोदी की ऑल पार्टी मीटिंग में 4 साबिक चीफ मिनिस्टर्स की शिरकत। हुकूमत ने कहा रियासत का दर्जा मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। दहशतगर्दी में कमी हुई, सियासी अमल शुरू करने के लिए सही वक्त है। बर्लिन कॉन्फ्रेंस में लीबिया से गैर मुल्की फाइटर्स को हटाने पर बातचीत। अमेरिका ने कहा रातों रात किराए के सिपाहियों को नहीं हटाया जा सकता। इसराइल की नई हुकूमत ने यहूदी बस्तियों की तामीर के प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। वजीर खारजा इतवार को एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। महमूद अब्बास के मुखालिफ लीडर की हिरासत में मौत। फलस्तीनी अथॉरिटी के सिपाहियों पर टॉर्चर का इल्जाम। ब्लैक सी में रशिया और बरतानिया के जहाजों का आमना सामना। सिफारती तनाव पैदा हो गया। इंडिया के कोविड केसों में 54,000 का इजाफा। फाइजर ने कहा वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। ट्विटर MD को गाजियाबाद वीडियो केस में गिरफ्तारी से राहत। कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मेजबानी में एक ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के 14 सियासी लीडर्स ने हिस्सा लिया। इनमें 4 साबिक चीफ मिनिस्टर्स शामिल थे। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 बर्खास्त करने और जम्मू कश्मीर को 2 मरकजी इलाकों में बांटने के बाद से ये मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर की पार्टियों के बीच इस तरह की पहली मीटिंग थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा सिक्योरिटी एडवाइजर यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया। जिन साबिक चीफ मिनिस्टर्स ने इस मीटिंग में शिरकत की उनमें फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल है। मीटिंग से पहले एजेंडे के बारे में सरकारी तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन तरह तरह के अंदाजे लगाए गए। जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने कहा कि वो रियासत के खुसूसी दर्जे को बहाल करने और रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा करेंगी। मीटिंग से पहले CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तरीगामी ने कहा कि हमें कोई एजेंडा नहीं दिया गया है। हम ये जानने के लिए मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं कि मरकजी हुकूमत क्या पेशकश करेगी। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा और होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मीटिंग के मौके पर जम्मू कश्मीर और LOC पर सख्त चौकसी इख्तियार की गई।
हुकूमत ने कहा है कि रियासत के दर्जे के मसले को मुनासिब वक्त पर हल किया जाएगा और अभी इसके लिए वक्त नहीं आया है। वजारत दाखिला के ओहदेदारों ने बताया कि कोविड-19 वबा के बाद दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी आई है और सियासी अमल शुरू करने के लिए यह सही वक्त है। 2019 में लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ असम्बली इलेक्शंस कराने की बातें हुई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया था। दिसंबर में जम्मू कश्मीर में मकामी इलेक्शंस हुए, जिसमें गुपकार इत्तेहाद ने 100 से ज्यादा सीटें हासिल की और बीजेपी 74 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने पाकिस्तान से सरगर्म तंजीमों लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक मंसूबा पेश किया है। उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में खिताब करते हुए इस मंसूबे की बात की। ये मीटिंग ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशांबे में हुई। इसराइल ने कहा है कि ईरान बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हासिल करना चाहता है। इसराइल के वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स ने कहा कि ईरान में इब्राहिम रईसी को सदर बनाया जाना इस बात का साफ इशारा है कि ईरान इंतहा पसंदी, तौसीब पसंदी और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के हथियारों की तरफ बढ़ रहा है। एक इसराइली चैनल से बातचीत करते हुए बेनी गैंट्स ने कहा कि ईरान की वजह से खित्ते के मुल्कों, खासतौर पर इसराइल को खतरा है। उन्होंने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ मिडल ईस्ट के मुल्कों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इससे पहले इसराइल के नए वजीर आज़म नेफ्टली बेनेट ने कहा था कि उनकी हुकूमत ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देगी। उन्होंने आलमी ताकतों से मुतालबा किया कि ईरान के न्यूक्लियर खतरे को समझें और उसे खतरनाक हथियार हासिल करने से रोकें। CIA के एक साबिक ओहदेदार नॉर्मन रॉल ने कहा है कि ईरान के सदारती इलेक्शंस में इब्राहिम रईसी की कामयाबी के बाद ईरान की जारहाना पॉलिसियां बरकरार रहेंगी। हालिया सदारती इलेक्शंस में रईसी ने कामयाबी हासिल की थी, जो एक कट्टर लीडर हैं और सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई के करीबी हैं। अमरीकी एक्सपर्ट ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन सबसे बड़ी रुकावट हैं। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि रईसी की कामयाबी का ये मतलब है कि ईरान में लीडरशिप बदल रही है, जो और ज्यादा सख्त होगी और ये खित्ते में ईरान की जारहाना पॉलिसियों को बरकरार रखेगी। साबिक अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि उन्होंने CIA में मिडल ईस्ट के बारे में काम करते हुए 34 साल गुजारे हैं और वो एक न्यूक्लियर ईरान के खिलाफ कोशिशों के हवाले से सीनियर एडवाइजर रहे हैं। उनका ख्याल है कि ईरान पूरी अरब दुनिया में अपने प्यादों की मदद करता रहेगा और बाहर की ज़मीनों पर अपनी ताकत बढ़ाता रहेगा। उन्होंने कहा कि खित्ते में ईरान के हामी लश्कर जैसे हूसियों, कतायब हिजबुल्लाह, इराकी तंजीमों और सीरिया की तंजीमों को तेहरान से मदद मिलती रहेगी। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब रईसी ने अपनी कामयाबी के बाद अमेरिका के साथ किसी बातचीत के इम्कान से इनकार किया और कहा कि ईरान का मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के हामियों की भी मदद की जाती रहेगी और इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। रईसी को हालिया इलेक्शंस में 62% वोट मिले। साबिक अमरीकी ओहदेदार ने इस बात की भी पेश कयासी की कि ईरान लबनान में हिजबुल्लाह को और मजबूत करेगा। लीबिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बर्लिन बातचीत के दौरान मुल्क से गैर मुल्की फाइटर्स को हटाने के बारे में कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन कॉन्फ्रेंस के बाद जारी बयान में इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया गया। यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में ये कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका मकसद मुल्क में जल्द से जल्द इलेक्शंस कराना और गैर मुल्की फाइटर्स को वापस भेजना है। 2011 में नाटो के एक फौजी ऑपरेशन में मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी को हटाए जाने के बाद से लीबिया में इस्तेहकाम नहीं है। वक्फे से यूनाइटेड नेशंस की तरफ से लीबिया में अमन कायम करने की कोशिशें हो रही है। शंबे को बर्लिन में होने वाली कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी हिस्सा लिया। लीबिया की वजीर खारजा नहजा माकूश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दोनों तरफ से किराए के सिपाहियों को वापस भेजा जाएगा। लीबिया में अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग इलाकों पर कंट्रोल रखते हैं और उन्हें खित्ते के अलग अलग मुल्कों की तायीद हासिल है। कॉन्फ्रेंस में लीबिया बहरान के ताल्लुक से इख्तिलाफात दूर करने पर बात हुई। बर्लिन कॉन्फ्रेंस के मौके पर तुर्की और रशिया के दरमियान एक समझौता हुआ, जिसके तहत बास किराए के सिपाहियों को बाहर निकाला जाएगा। तुर्की और रशिया लीबिया में अलग अलग ग्रुपों की मदद करते रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के मेज़बान जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा हीको मास ने कहा कि उन्हें यकीन है कि रशिया और तुर्की अपने समझौते पर अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि हर फरीक को अपने किराए के सिपाहियों को वापस बुलाना चाहिए।
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ یہ سوچنا حقیقت پسندی نہیں ہے کہ راتوں رات تمام کرائے کے سپاہی باہر نکل جائیں گے، بلکہ اس کے لیے ایک مرحلہ وار اپروچ اختیار کرنا چاہیے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک عہدیدار نے کہا کہ اس طرح کی کانفرنس پہلا قدم ہے۔ لیبیا کے وزیر اعظم عبدالحمید بیبا نے لیبیا کی پارلیمنٹ سے کہا ہے کہ وہ الیکشن سے متعلق ایک قانون کو منظوری دے تاکہ دسمبر میں الیکشنز کرائے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہم نے اب تک اس سلسلے میں کوئی سنجیدگی نہیں دیکھی ہے۔ یو این سیکرٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ لیبیا میں امن قائم کرنے کے تعلق سے سنجیدہ ہے۔ برلن کانفرنس کے موقع پر انہوں نے ایک پیام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز امن کوششوں میں مدد کا پابند ہے اور چاہتا ہے کہ 24 دسمبر کو الیکشنز کرائے جائیں اور ایک قومی حکومت قائم ہو۔ انہوں نے اعتماد پیدا کرنے والے قدم اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کا اندازہ ہے کہ لیبیا میں کوئی 20,000 غیر ملکی فائٹرز ہیں۔ ان فائٹرز کو دسمبر کے الیکشنز کے لیے ایک خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ ایتھوپیا کی فوج نے کہا ہے کہ وہ تگرے علاقے میں اپنے آپریشنز میں لڑاکا سپاہیوں کو نشانہ بنا رہی ہے، سویلینز کو نہیں۔ ایتھوپیا کے علاقے تگرے میں سرکاری فوج کا ایک آپریشن کافی عرصے سے جاری ہے۔ فوج کے ترجمان نے کہا کہ تگرے میں ایک مصروف بازار میں ہونے والے حملے میں اس کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن فوج نے یہ بات مانی کہ اس نے علاقے میں باغیوں پر حملے کیے ہیں۔ بلیٹن کے اس حصے میں جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو فلسطینی اتھارٹی اور محمود عباس کے ایک سخت مخالف لیڈر کا حراست میں انتقال ہو گیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے سپاہیوں نے انہیں گرفتار کیا اور اس دوران ان کی موت ہوئی۔ 44 سالہ نثار بنات فلسطینی اتھارٹی پر سخت تنقید کرتے تھے۔ مغربی کنارے پر فلسطینی اتھارٹی کا کنٹرول ہے۔ انہوں نے مغربی ملکوں سے کہا تھا کہ وہ فلسطینی اتھارٹی کی مدد روک دیں کیونکہ فلسطینی اتھارٹی ڈکٹیٹرشپ کے انداز میں کام کر رہی ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ ہیبرون یا الخلیل کے عہدیداروں نے بتایا کہ جمعرات کی صبح جب انہیں گرفتار کرنے کے لیے فلسطینی فورسز گئیں، ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہیں ایک ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں بعد میں انہیں مردہ قرار دیا گیا۔ ان کی موت کے حالات صاف نہیں ہیں۔ خاندان نے بتایا کہ بنات سو رہے تھے جب فلسطینی اتھارٹی کے 2 درجن سپاہی الخلیل میں ان کے گھر آئے اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ انہیں گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ بنات پارلیمنٹ الیکشنز میں بھی حصہ لینا چاہتے تھے لیکن ان الیکشنز کو ملتوی کر دیا گیا۔ تائیوان نے کہا ہے کہ اسے چائنا کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تائیوان کے وزیر خارجہ جوزف وو نے CNN سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایک دن پہلے ہی چائنا نے تائیوان کے علاقے میں دراندازی کی تھی۔ اسرائیل کی نئی حکومت نے پہلی مرتبہ ایک یہودی بستی کی تعمیر کے پروجیکٹ کو منظوری دی ہے۔ اس منصوبے کے تحت 31 تعمیراتی منصوبوں پر عمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نفتلی بینٹ کی حکومت نے اس مہینے کے شروع میں حلف لیا تھا اور بنجامن نیتن یاہو حکومت کی جگہ لی تھی۔ یہودی بستیوں کا پھیلاؤ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن کوششوں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ امریکہ نے اسرائیل اور فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ ایسی کوئی کارروائی نہ کرے جس سے امن کوششیں متاثر ہوتی ہیں، جن میں یہودی بستیوں کا پھیلاؤ بھی شامل ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لاپڈ اتوار کو روم میں امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ برطانیہ اور رشیا کے درمیان بلیک سی میں ایک حادثے کے بارے میں لفظی تکرار ہوئی اور سفارتی تناؤ پیدا ہو گیا۔ لندن نے اس واقعے کے بارے میں ماسکو کے بیان کو رد کر دیا اور اسے غیر درست قرار دیا، جبکہ رشیا نے برطانیہ کے سفیر کو طلب کیا۔ برطانیہ نے رشیا کے دعوے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ کوئی وارننگ شاٹس فائر نہیں کیے گئے اور کوئی بم نہیں گرائے گئے۔ وزیر خارجہ ڈومینک راب نے ماسکو کے دعووں کی مذمت کی۔ سنگاپور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی نیوی عالمی قانون کے مطابق کام کر رہی تھی۔ یہ واقعہ یوکرین کے قریب پیش آیا۔ رشیا نے ایک ویڈیو فوٹیج جاری کیا جس سے رشیا کے بمبار جہاز سے تیار کیا گیا ہے۔ اس جہاز کا برٹش نیوی کے ایک جہاز کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ اب بات کووڈ کی۔ انڈیا میں 54,069 نئے کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے اور 1,331 موتیں ہوئیں۔ وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ پازیٹیو آنے کی شرح بھی کم ہوئی ہے، 2.91% پازیٹیو ریٹ ریکارڈ کیا گیا۔ ایکٹیو کیسوں میں 16,000 کی کمی آئی اور اب جملہ ایکٹیو کیسز 6,27,057 ہیں۔ مسلسل 42ویں دن ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد نئے مریضوں سے زیادہ رہی ہے۔ ICMR نے کہا ہے کہ وہ ڈیلٹا پلس کے خلاف ویکسین کی اثرداری کا جائزہ لے رہی ہے اور اس ریسرچ کی رپورٹ جلد سامنے آئے گی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ڈیلٹا پلس شکل سے تیسری لہر آئے گی۔
इस दौरान ऐसे इशारे मिले हैं कि महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस शक्ल से निपटने के लिए बास पाबंदियां लगाई जाएंगी। रियासत के 7 जिलों में डेल्टा प्लस के 21 केस पाए गए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि पूरे मुल्क में डेल्टा प्लस के 40 से ज्यादा केसेस हैं। फाइजर ने कहा है कि उसकी वैक्सीन वायरस की डेल्टा शक्ल के खिलाफ इंतहाई असरदार है। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने कोविड-19 वबा से निपटने के लिए अच्छा काम किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक मीटिंग से खिताब करते हुए सऊदी अरब के नायब वजीर खारजा वलीद अल खुरैजी ने यह बात कही। वजीर खारजा फैसल बिन फरहान की तरफ से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने सख्त हिफाजती कदम उठाए हैं और आलमी मयारात के मुताबिक काम किया है। सऊदी अरब में मुसलसल दूसरे साल हज महदूद पैमाने पर अदा किया जाएगा। हज अगले महीने मुकर्रर है। इस साल भी सऊदी अरब के शहरी और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की ही हज अदा कर सकेंगे और हाजियों की तादाद को 60,000 तक महदूद कर दिया गया है। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि जुलाई में होने वाले हज के दौरान हाजियों की खिदमत के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष महेश्वरी को गाजियाबाद में एक बुजुर्ग मुसलमान पर हमले के वीडियो से मुतल्लक केस में गिरफ्तारी और कार्रवाई से आरिजी राहत दी है। महेश्वरी कर्नाटक हाईकोर्ट से रुजू हुए, जिन्हें गाजियाबाद पुलिस ने एक नोटिस जारी की है। महेश्वरी के वकील ने अदालत को बताया कि वो इदारे के मुलाजिम हैं और इस जुर्म से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ट्विटर इंडिया के एमडी को गाजियाबाद पुलिस ने 17 जून को नोटिस जारी की थी, जो बेंगलोर में रहते हैं। उनसे कहा गया था कि वो 7 दिन के अंदर लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। पिछले दिनों ये वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा जा सकता था कि एक बुजुर्ग मुसलमान के साथ 3 नौजवान मारपीट कर रहे हैं, उनकी दाढ़ी काट रहे हैं और उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस वाक़े के बाद कई लोगों ने ट्वीट करते हुए इसकी मजम्मत की थी, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने दावा किया कि इस वाक़े में कोई कम्युनल एंगल नहीं है और ये वाक़या शख्सी दुश्मनी का नतीजा है। इस सिलसिले में कई लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई, जिनमें एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और बाज़ जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। जर्नलिस्टों और दूसरों के खिलाफ इस सिलसिले में FIR दर्ज करने पर पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई गई थी। जर्नलिस्टों की आलमी तंजीमों और इंडिया की प्रेस काउंसिल ने भी जर्नलिस्टों के खिलाफ FIR बर्खास्त करने का मुतालबा किया था। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक यूपी पुलिस ट्विटर के MD को गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन ऑनलाइन पूछताछ कर सकती है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। आर्टिकल 370 बर्खास्त होने के बाद मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर की पार्टियों का पहला राब्ता। मोदी की ऑल पार्टी मीटिंग में 4 साबिक चीफ मिनिस्टर्स की शिरकत। हुकूमत ने कहा रियासत का दर्जा मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। दहशतगर्दी में कमी हुई, सियासी अमल शुरू करने के लिए सही वक्त है। बर्लिन कॉन्फ्रेंस में लीबिया से गैर मुल्की फाइटर्स को हटाने पर बातचीत। अमेरिका ने कहा रातों रात किराए के सिपाहियों को नहीं हटाया जा सकता। इसराइल की नई हुकूमत ने यहूदी बस्तियों की तामीर के प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। वजीर खारजा इतवार को एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे।
محمود عباس کے مخالف لیڈر کی حراست میں موت، فلسطینی اتھارٹی کے سپاہیوں پر ٹارچر کا الزام۔ بلیک سی میں رشیا اور برطانیہ کے جہازوں کا آمنا سامنا، سفارتی تناؤ پیدا ہو گیا۔ انڈیا کے کووڈ کیسوں میں 54,000 کا اضافہ، فائزر نے کہا ویکسین ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف اثردار ہے۔ ٹویٹر ایم ڈی کو غازی آباد ویڈیو کیس میں گرفتاری سے راحت، کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شیڈول فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔